हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो मशीन डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है और ये पार्ट 1 है और ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही यूज़फुल है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सिंपल स्ट्रेस इन मशीन पार्ट्स। सो फर्स्ट इज़ हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक वैलिड है? तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या तो ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर होगा इलास्टिक लिमिट। जो हुक्स लॉ है वो वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट होगा। यील्ड पॉइंट क्या है कि जहाँ से मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड linear stress upon linear strain. It is called the modulus of elasticity. ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं यंग मॉड्यूलस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। एंड बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देन पॉइजन रेशियो, उसका मतलब क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। मतलब कि सपोज आपका ये बीम है तो यहाँ पे ये इस साइड जो अगर स्ट्रेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन, एंड एक्सिस पे जो यहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द लीनियर स्ट्रेन। सो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ओके, सो नेक्स्ट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। माइल्ड स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? तो वो है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज व्हेन द मटेरियल इज लोडेड विथ इन द इलास्टिक लिमिट देन द स्ट्रेस इज, सबको पता है फ्रेंड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में सबने देखा है वहाँ पे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। नाउ व्हेन द होल ऑफ डायमीटर d is punched in a metal thickness of t then the force required to punch hole. सपोज यहाँ पे एक मेटल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो होल करना है मुझे उसका डायमीटर d है। ठीक है, ये होल का डायमीटर है और यहाँ पे मुझे पंच करना है ये होल जितना। अब यहाँ पे जो मेटल है उसकी थिकनेस यहाँ पे समझ लो कि t है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो पहले तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा उस क्या होगा? पाई डी। ठीक है, देन इसकी थिकनेस t and then shear stress of this material. So force required is pi dt into tau. So answer होगा हमारा B. Okay. Then next is 6. The ratio of ultimate stress to the design stress is known as factor of safety. So सबको पता है कि factor of safety is इक्वल टू 1 या तो मोर देन 1 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील एंड फॉर स्टेडी लोड इज, अगर स्टील हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे स्टेडी लोड यूज़ करते हैं, लोड अगर स्टेडी है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितनी रखते हैं? बी 4। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम मेंबर इज डिज़ाइन बेस्ड ऑन, एल्यूमिनियम जो है उसकी डिज़ाइन अगर करनी है तो वो किसके रिलेटेड डिज़ाइन करेंगे हम, किसके बेस पे डिज़ाइन करेंगे? तो यहाँ पे आंसर होगा यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि एल्यूमिनियम मेंबर जो है वो ब्रिटल मटेरियल नहीं है, वो डक्टाइल मटेरियल है, इसीलिए डक्टाइल मटेरियल में हम यील्ड स्ट्रेस जनरली कंसीडर करते हैं। देन इन अ बॉडी थर्मल स्ट्रेस इज वन विच अराइज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे आंसर होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट हम बोल सकते हैं कि समझ लो कि डिफरेंट मटेरियल है तो उसमें अगर सेम टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, सेम थर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा उसके रिलेटेड वो डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसमें थर्मल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है वो उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस होगा। नाउ अ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेस। ठीक है, लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया गया है एंड टू मेंबर है, लेकिन यहाँ पे एक कमी है, वो है रिलेटिव मोशन। अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन है तो वो बेरिंग स्ट्रेस, यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस नहीं दिया है इसीलिए हमने बेरिंग स्ट्रेस किया है। अगर यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस दिया होता तो उसमें क्या होता? उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, दो कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है,
लेकिन अगर ये दो कंपोनेंट में रिलेटिव मोशन नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड द क्रशिंग स्ट्रेस, और अगर ये दोनों में रिलेटिव मोशन है देन इट इज़ कॉल्ड द बेरिंग स्ट्रेस। ओके, नाउ 11 द पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील वेरी फ्रॉम, जो स्टील है उसमें पॉइजन रेशियो कहाँ तक वेरी होता है। सो यहाँ पे पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, 0.25 से 0.33। नाउ द स्ट्रेस इन द बार व्हेन द लोड अप्लाइड सडनली, अगर कोई एक सपोज रोड है, यहाँ पे आप सडनली लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, देन वो ग्रेजुअली अगर लोड अप्लाइड करेंगे तो उससे वो डबल होगा। अगर आप कोई बार पे सडनली लोड अप्लाई करोगे तो वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से डबल होगा, ठीक है। तो आंसर इज बी। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, फ्रेंड्स ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है, आपको ध्यान देना है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी when the strain within elastic limit is known as a strain energy. Okay, now the maximum energy that can be stored in a body due to the external loading up to the elastic limit, यहाँ पे दोनों में इलास्टिक लिमिट है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है प्रूफ रेजिलियंस। और प्रूफ रेजिलियंस क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी। अगर सिर्फ एनर्जी से स्टार्ट होता, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर हो सकता था रेजिलियंस, द एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी। ओके, तो उसका आंसर होगा रेजिलियंस, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की बात की है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रूफ रेजिलियंस यहाँ पे लेना है। नाउ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड ब्लैंक द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी की बात की है, आगे क्या हो, यहाँ पे क्या बात की थी, स्ट्रेस की बात की थी। तो स्ट्रेस हमने यहाँ पे डबल कंसीडर किया था अगर सडनली लोड अप्लाई करते हो तो, लेकिन स्ट्रेन की बात आती है तो वो होगा 4 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है टॉर्सनल बेंडिंग स्ट्रेस इन मशीन पार्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, मतलब कोई एक मेंबर है, समझ लो कि ओके, हाँ ओके, सो कोई एक मेंबर है, वो उसमें टॉर्सनल स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पे एक शाफ्ट है तो टॉर्सनल स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस सेटअप इन द मेंबर इज, आंसर होगा यहाँ पे 0 एट द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेंबर, मतलब कि जो आउटर सरफेस होगा वहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा एंड एक्सिस पे वो टॉर्सनल स्ट्रेस 0 होगा, ठीक है। तो ये उसका आंसर रहेगा। देन टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ऑन एनी क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। अगर ये सेंटर ऑफ द एक्सिस है तो जैसे जैसे बाहर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे बाहर जाओगे उसका टॉर्सनल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बढ़ेगा, इसीलिए वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू, जो बीम है उसकी न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो, उसमें स्ट्रेस जो रहता है वो 0 स्ट्रेस रहता है, ठीक है। बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है उसमें हम जो स्ट्रेस कंसिडर करते हैं वो 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, मतलब कि बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे द लेयर ऑफ सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, द लेयर आर सब्जेक्टेड टू टेंशन, द लेयर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, द लेयर्स डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है उसमें क्या आंसर होगा, द लेयर डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन, मतलब कि जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ पे कोई स्ट्रेन लगेगा नहीं, वहाँ जो लेयर है उसमें कोई स्ट्रेन लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ कर्व बीम, द बेंडिंग स्ट्रेस इन कर्व बीम 0 एट द पॉइंट अदर देन द सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस के अलावा सब पॉइंट में वो 0 है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रोइडल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस में क्या डिफरेंस है, तो आप देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेन इज 0, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एट द न्यूट्रल एक्सिस
the layer do not undergo any strain, मतलब strain is 0, okay, at which the strain is 0 when the beam is subjected to bending. Now the neutral axis is perpendicular to the plane of load. यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर बताई है, उसमें ये बोला गया है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लोड. एंड सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है? It is the any axis that passing through the centroid of the cross section, okay, and then can be the infinite number of centroidal axis. ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस एक ही होगी लेकिन सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो इन्फिनिट नंबर हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं वो है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन अ कर्व बीम हैविंग सिमेट्रिकल सेक्शन ऑलवेज अकर एट. मतलब कि सपोज यहाँ पे कर्व बीम है इस तरह से, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा? तो यहाँ हम बोल सकते हैं वो इनसाइड फाइबर में यहाँ पे लगेगा. ठीक है, ये जो इनसाइड फाइबर है उसकी वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. नाउ इफ द डायामीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, if d is the diameter of solid shaft and tau is the permissible shear stress of the shaft material, then torsional strength of the shaft, torsional strength. ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो उसका आंसर होगा सी. ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 16t पाई बाय डी क्यूब. ओके, यहाँ पे जो आंसर है टॉर्क ट्रांसमिट का शाफ्ट का अगर देखो आप तो 16t अपॉन पाई डी क्यूब हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, सो इस तरह से उसका आंसर है पाई बाय 16 tau d cube. Okay, then next is if di and do are the inner and outer diameter of the hollow shaft, ठीक है, then the polar moment of inertia मतलब j. ठीक है, j is equal to ixx plus iyy. j is equal to, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आप समझ लेना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. ठीक है, अब आई एक्स एंड आई वाई क्या है फ्रेंड्स? शाफ्ट कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो सर्कुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पाई बाय 64 डी रेस टू 4, लेकिन यहाँ पे 2 है. ठीक है, सो 2 अपॉन 64 डी रेस टू 4 कंसिडर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड 64 है तो यहाँ पे 32 आ जाएगा. तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा पाई बाय 32 डी रेस टू 4. ये ध्यान रखना है आपको, डी रेस टू 4 डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4. सो 8 में आंसर आएगा ए. ठीक है, 2 शाफ्ट अंडर द प्योर टॉर्सनल आर आइडेंटिकल लेंथ एंड आइडेंटिकल वेट एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. 2 शाफ्ट है, उसकी लेंथ सेम है, उसका वेट सेम है और सेम मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है, तो ए शाफ्ट जो है वो है सॉलिड एंड बी शाफ्ट जो है वो है हॉलो. तो क्या लगता है आपको कौन सी शाफ्ट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी? तो हम बोल सकते हैं शाफ्ट बी इज बेटर देन शाफ्ट ए. ठीक है, जो हॉलो शाफ्ट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी. ठीक है, नाउ अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट अ टॉर्क टी, अलाउबल शियर स्ट्रेस टाउ, द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब. ठीक है, 16t अपॉन पाई डी क्यूब. अब आप ये इक्वेशन जो है उसमें आप लगा लो क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे d को हमें d के फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर d रखते हैं तो d इज इक्वल टू ये आंसर आएगा अंडर रूट क्यूब 16t पाई इंटू टाउ. सो आंसर होगा ए. ठीक है, answer is A. Next is when the machine member is subjected to tensile stress due to direct load or bending and shear stress, the torsional and the maximum shear stress induced in the member will be. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 1/2 सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. या तो हम बोल सकते हैं इस तरह से भी वो होगा सिग्मा t/2, बहुत सारी बुक में इस तरह से दिया है, सिग्मा t/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये भी दिया हुआ हो सकता है. ठीक है, तो ये दोनों सेम आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया है. ठीक है, ओके, देन
नेक्स्ट इज रैंकाइन थियरी इज यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, दैट इज कॉल्ड द रैंकाइन थियरी एंड इट इज यूज फॉर द ब्रिटल मटेरियल. देन गर्ट्स थियरी, इट इज यूज फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड गर्ट्स थियरी का दूसरा नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी. ओके, देन नेक्स्ट इज एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द शियर स्ट्रेस इज 0, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम, सॉरी एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, मतलब कि सपोज ये बीम है, ठीक है, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर हम यहाँ पे पोर्शन कर देते हैं तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ये एक पोर्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे शियर स्ट्रेस वो है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है. नाउ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज ब्लैंक द एवरेज शियर स्ट्रेस, मतलब कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो बीम में डेवलप होगा ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इट इज़ 1.5 टाइम देन द एवरेज शियर स्ट्रेस. ओके, तो फ्रेंड्स ये था 2 चैप्टर के MCQ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर आपको कुछ लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट करने जैसा है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.